नमस्कार, मैं राकेश कुमार, सहायकाचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय मेडता। आज हम बीए पार्ट तृतीय में अरस्तु के दास्ता संबंधी सिद्धांत के संबंध में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम अरस्तु ने दास्ता की क्या परिभाषा दी, अरस्तु किस व्यक्ति को दास मानता है, दास्ता के संबंध में अरस्तु की क्या धारणा है, दास्ता के सिद्धांत को कौन कौन सी विशेषता बताता है, उन सब का हम आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम आज अरस्तु ने दास्ता की क्या परिभाषा दी है उसके संबंध में देखते हैं। तो अरस्तु ने दास की क्या परिभाषा दी है? तो अरस्तु ने परिभाषा में कहा है जो व्यक्ति प्रकृति से अपना नहीं बल्कि दूसरों का है, वह दास है। यानी अरस्तु कहता है कि जो व्यक्ति प्रकृति से अपना नहीं है बल्कि दूसरों का है, वह व्यक्ति दास है। दूसरी परिभाषा में अरस्तु दास के संबंध में कहता है कि दास मानव होते हुए भी संपत्ति का एक भाग है। यानी अरस्तु उस व्यक्ति को दास मानता है जो मानव होते हुए भी संपत्ति का भाग है, जिसको संपत्ति समझा जाता है। अरस्तु ने दास्ता की जो धारणा दी है, इस धारणा की अरस्तु के समय से ही आलोचना की जाती रही है। यूनान के अंदर एंटीफोन नामक सोफिस्ट विचारक ने अरस्तु की ये जो दास्ता की धारणा है इसकी आलोचना की, या इससे पहले ही सोफिस्टों ने दास्ता के संबंध में उनकी जो धारणा थी वो आलोचनाओं से परिपूर्ण थी। सोफिस्ट सभी मानवों की प्राकृतिक समानता में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि दास्ता है वो प्राकृतिक नहीं परंपरागत है और मानवीय समानता के आधारभूत सिद्धांत के विरुद्ध है और इसे समाप्त करना चाहिए। तो सोफिस्ट हमेशा से दास प्रथा के विरुद्ध रहे हैं, वो इसे समाप्त करने के हमेशा से ही हिमायती रहे हैं। परंतु अरस्तु ने दास्ता को न केवल आवश्यक मानना है बल्कि ये इसको नैतिक भी माना है। अरस्तु ने दास्ता के संबंध में जो सिद्धांत दिया है उसमें अरस्तु दास्ता को यूनान के लिए एक आवश्यक प्रथा मानता है और इसके संबंध में दास्ता को न्यायपूर्ण सिद्ध करने के लिए अरस्तु ने दास्ता के संबंध में विभिन्न प्रकार के तर्क प्रतिपादित किए हैं। जैसे कि अरस्तु सर्वप्रथम कहता है कि दास्ता प्राकृतिक है। अरस्तु दास्ता को क्या बताता है? प्राकृतिक का मतलब है कि प्रकृति के द्वारा ही दास्ता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। इस संबंध में अरस्तु कहता है कि प्रकृति जन्म से ही कुछ व्यक्तियों को बुद्धिमान पैदा करती है और कुछ व्यक्ति जन्म से ही बुद्धिहीन और विवेक शून्य होते हैं। उनमें बौद्धिक शक्तियां क्षीण होती हैं, शून्य होती हैं। जो व्यक्ति जन्म से ही बुद्धि से हीन है, मानसिक रूप से कमजोर है, मानसिक रूप से अपाहिज है, उस व्यक्ति को दास बन जाना चाहिए। और जो व्यक्ति जन्म से ही विवेकशील है वो व्यक्ति स्वामी बनने के योग्य है। तो अरस्तु कहता है कि प्रकृति सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार नहीं करती। कुछ व्यक्ति जन्म से ही बुद्धिमान होते हैं जबकि कुछ व्यक्ति जन्म से ही मंद बुद्धि होते हैं। जो व्यक्ति मंद बुद्धि होते हैं वो व्यक्ति दास है, क्योंकि वो मनुष्य है परंतु फिर भी उनके अंदर मानसिक योग्यता नहीं है, बुद्धि नहीं है, इसलिए वो व्यक्ति दास है। तो अरस्तु दास्ता को प्राकृतिक मानता है कि प्रकृति ही व्यक्तियों को जन्म से दास पैदा करती है। कुछ व्यक्तियों को, जो व्यक्ति बुद्धिहीन होते हैं वो व्यक्ति दास है, और जो व्यक्ति विवेक प्रधान होते हैं, विवेकशील होते हैं, वो स्वामी बनने के योग्य होते हैं। तो स्वामी वो व्यक्ति बनेगा जो विवेकशील है और दास वो व्यक्ति बनेगा जो विवेकहीन है।
तो दासता को अरस्तु प्राकृतिक मानता है कि प्रकृति ही अरस्तु को दास पैदा करती है। अगला अरस्तु इसके संबंध में कहता है कि दास प्रथा स्वामी और संपूर्ण समाज के लिए लाभप्रद है। अरस्तु कहता है कि दास प्रथा स्वामी के लिए और संपूर्ण समाज के लिए लाभप्रद है। इस संबंध में अरस्तु अपना यह तर्क देता है कि दास जब स्वामी का घर का कार्य करता है, स्वामी के लिए इस समय शारीरिक परिश्रम करता है, तो ऐसी स्थिति में जो विवेकशील प्राणी हैं उनको अवकाश की प्राप्ति हो जाती है और उस अवकाश का प्रयोग स्वामी है वो जनहित के कार्यों में कर सकता है। यानी जब कोई विवेकशील व्यक्ति का कार्य कोई बुद्धिहीन व्यक्ति करता है, उसके शारीरिक कार्य कोई बुद्धिहीन व्यक्ति करता है, उसके घरेलू कार्य कोई बुद्धिहीन व्यक्ति करता है, तो ऐसी स्थिति में विवेकशील व्यक्ति को जो अवकाश प्राप्त होता है उस अवकाश का प्रयोग वो संपूर्ण समाज के भले के लिए कर सकता है, ज्ञान विज्ञान के विस्तार के लिए कर सकता है। और जब ये इस स्वामी के पास अवकाश रहेगा तो उस अवकाश के अंदर, उस अवकाश के क्षणों में जो समाज के लिए वो लाभप्रद कार्य करेगा, अन्वेषण के कार्य करेगा, कला के कार्य करेगा, साहित्य के कार्य करेगा, उसका लाभ संपूर्ण समाज को मिलेगा। इस प्रकार अरस्तु कहता है कि दास प्रथा स्वामी के लिए और संपूर्ण समाज के लिए लाभप्रद है, क्योंकि विवेकशील व्यक्ति को अवकाश की आवश्यकता होती है और यह अवकाश उन्हें तभी मिल सकता है जब दास उनके घरेलू और शारीरिक कार्यों को करे और स्वामी या विवेकशील व्यक्ति इस अवकाश का प्रयोग संपूर्ण समाज के कल्याणकारी कार्यों में या संपूर्ण समाज के लिए साहित्य, अन्वेषण, विज्ञान, कला आदि नवीन क्षेत्रों में कार्य करते हुए संपूर्ण समाज को लाभ पहुंचा सकता है। इस प्रकार अरस्तु दास प्रथा को स्वामी और संपूर्ण समाज के लिए लाभप्रद मानता है। तीसरा अरस्तु कहता है दासता नैतिक है। दासता नैतिक है। इस संबंध में अरस्तु का कहना है कि दासता नैतिक है। नैतिक के संबंध में कहता है अरस्तु कि दास प्रथा से न केवल स्वामी को और संपूर्ण समाज को लाभ होता है, बल्कि इस दास प्रथा से सभी दासों को भी लाभ मिलता है। और लाभ इसलिए मिलता है कि अरस्तु के अनुसार दास जो व्यक्ति होता है वो विवेकहीन होता है, विवेक शून्य होता है, उसके पास कोई ज्ञान नहीं होता, उसमें कोई समझ नहीं होती। परंतु जब ये विवेकहीन व्यक्ति और इस विवेकशील व्यक्ति के साथ रहता है, यानी जब दास जो विवेकहीन प्राणी है और जो विवेकशील व्यक्ति यानी स्वामी, जब ये विवेकहीन प्राणी इस विवेकशील व्यक्ति के साथ रहेगा तो ऐसी स्थिति में दास का भी कुछ न कुछ मानसिक विकास अवश्य होगा। तो ऐसी स्थिति में इसका लाभ है वो दासों को भी मिलेगा। यानी विवेकहीन व्यक्ति जब विवेकशील प्राणी के साथ रहता है तो उसमें कुछ स्वाभाविक रूप से कुछ अच्छाइयां पैदा होगी और उन अच्छाइयों का लाभ इस दास को मिलेगा। तो इस दृष्टि से दास प्रथा न केवल स्वामी और संपूर्ण समाज के लिए लाभप्रद है, बल्कि ये सभी दासों के लिए भी अच्छी है, क्योंकि इससे दास कुछ न कुछ अपना मानसिक विकास कर सकते हैं। क्योंकि जब वो विवेकशील अपने स्वामी के पास रहते हैं तो उनमें विवेक का या गुणों का विकास हो जाता है। इसलिए दास प्रथा को अरस्तु नैतिक दृष्टि से श्रेष्ठ मानता है। तीसरा, चौथा इसका अरस्तु ने समर्थन किया है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था एवं स्थायित्व के लिए। देखिए अरस्तु ने इस संबंध में व्यवहारिक दृष्टिकोण से काम लिया है। अरस्तु के समय संपूर्ण यूनानी नगर राज्यों की जो अर्थव्यवस्था थी वो इन दासों के कंधों के ऊपर टिकी हुई थी। अरस्तु के समय यूनान के अंदर खेतीबाड़ी का कार्य, अन्य आर्थिक गतिविधियों का कार्य और स्वामी वर्ग के लिए जो कार्य करते थे वो दास ही करते थे।
यानी यूनान की जो अर्थव्यवस्था थी उसके अंदर अधिकांश कार्य दासों के द्वारा ही किए जाते थे। यदि अरस्तु उस समय इस दास प्रथा को नकार देता या उसका विरोध करता तो ऐसी स्थिति में यूनानी नगर राज्यों की जो अर्थव्यवस्था थी वो खत्म हो सकती थी, कमजोर हो सकती थी। इस प्रकार अरस्तु ने व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी दास प्रथा का समर्थन किया है, क्योंकि उस समय यूनान की अर्थव्यवस्था है उसके अंदर अधिकांश जो शारीरिक कार्य था वो दासों के द्वारा ही किया जा रहा था। इसलिए अरस्तु ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और स्थायित्व के लिए भी इस दास प्रथा का समर्थन किया है। अब देखिए, अरस्तु संपत्ति दो प्रकार की बताता है, सजीव संपत्ति और निर्जीव संपत्ति। यानी संपत्ति दो प्रकार की बताई है अरस्तु ने परिवार के लिए। सजीव संपत्ति में दास, घोड़े, हाथी रखता है और निर्जीव संपत्ति में अन्य उपकरण रखता है। तो अरस्तु कहता है कि सजीव उपकरण या सजीव संपत्ति परिवार के लिए आवश्यक है, क्योंकि निर्जीव संपत्ति से तभी काम में लिया जा सकता है जब उससे पहले हमारे पास सजीव संपत्ति है। तो अरस्तु दास को एक सजीव संपत्ति भी मानता है। अब अरस्तु ने जो दासता का सिद्धांत दिया है इसके संबंध में उन्होंने कुछ नियमावली भी प्रतिपादित की है कि दासता की जो प्रथा है वो किसी भी तरीके से क्रूर नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार की प्रथा नहीं होनी चाहिए जिससे दासों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान हो। इसलिए अरस्तु ने इसके लिए कुछ विशेषताएं या कुछ नियम प्रतिपादित किए। पहला नियम अरस्तु बताता है कि दासता गुणमूलक है, जन्म प्रधान नहीं। यानी अरस्तु कहता है कि दासता है वो गुणमूलक है, जन्म प्रधान नहीं है। यानी व्यक्ति अपने गुण के आधार पर स्वामी और दास बनता है। यदि किसी दास का पुत्र गुणवान है, विवेकशील है, तो ऐसी स्थिति में उसको दास नहीं बनाना चाहिए, उसको मुक्त कर देना चाहिए। और जो व्यक्ति स्वामी होते हुए भी विवेक से हीन है वो व्यक्ति स्वामी बनने के योग्य नहीं है। तो प्रकृति ने व्यक्ति को कौन सा गुण प्रदान किया है उसके आधार पर अरस्तु दासता का निर्धारण करता है। यदि व्यक्ति विवेकशील है, बुद्धिमान है, तो ऐसी स्थिति में वो दास बनाने के योग्य नहीं है। दूसरा वो नियम प्रतिपादित करता है कि दासों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अरस्तु कहता है कि स्वामी को दास को अपने शरीर का अंग समझना चाहिए। जिस प्रकार हम अपने शरीर के अंगों की देखभाल करते हैं उसी प्रकार स्वामी को अपने दासों की देखभाल करनी चाहिए। अरस्तु तीसरा कहता है कि दासों से वही कार्य करवाने चाहिए जो वो आसानी से कर सकते हैं, उनसे उस प्रकार के कार्य नहीं करवाने चाहिए जो वो नहीं कर पाए या जिनमें काफी परेशानी हो। अरस्तु कहता है कि दासों की संख्या को बढ़ाना नहीं चाहिए और जब स्वामी की मृत्यु हो जाए तो अपने अधीन समस्त दासों को उसे मुक्त कर देना चाहिए। इस प्रकार अरस्तु ने दासता के संबंध में जो कुप्रथाएं प्रचलित थी या दासों को जिस प्रकार से परेशान किया जाता था, उपकरण समझा जाता था, उनसे कुछ उन्हें सुविधाएं दी हैं, कुछ रियायतें दी हैं और परिवार के व्यक्तियों की तरह ही दास का लालन पालन पोषण करने की समझ जिम्मेदारी स्वामी की बताई है और उसे दासों के सभी प्रकार के आवश्यकताओं का ध्यान रखने के संबंध में धारणा दी है। इस प्रकार अरस्तु के दासता के सिद्धांत में कुछ उदारतामूलक अवधारणा भी हमें देखने को मिलती है। फिर अरस्तु दास प्रथा को दो भागों में बांटता है, एक तो प्राकृतिक दासता और एक कानूनी दासता। अरस्तु ने दास प्रथा को दो भागों में बांटा है, प्राकृतिक दासता और दूसरी है कानूनी दासता या वैधानिक दासता। अरस्तु दास प्रथा को दो भागों में बांटता है, प्राकृतिक, कानूनी और वैधानिक। प्राकृतिक दासता का मतलब है कि जो व्यक्ति प्रकृति से ही मंद बुद्धि है, बुद्धिहीन है, ऐसा व्यक्ति प्राकृतिक रूप से दास है। और कानूनी दास वो व्यक्ति होता है जिसको युद्ध में बंदी बना लिया जाता है और उसको स्वामी के द्वारा जब दास बना लिया जाता
उसको कानूनी या वैधानिक दासता कहा जाता है। यानी युद्ध में पराजित किए हुए सैनिकों को जब स्वामी दास बना लेता है तो वो कानूनी या वैधानिक दासता है। परंतु अरस्तु इस संबंध में ये कहता है कि यदि किसी यूनानी व्यक्ति को युद्ध में परास्त कर दिया जाए तो उसको कानूनी या वैधानिक रूप से दास नहीं बनाया जा सकता। यानी किसी भी यूनानी व्यक्ति को अरस्तु दास बनाए जाने के संबंध में अपना जो समर्थन है वो प्रकट नहीं करता। अरस्तु हमेशा यूनानी लोगों को विवेक से युक्त मानता है और उन्हें कानूनी और वैधानिक दासता से पृथक करता है कि उन्हें कानूनी और वैधानिक रूप से दास नहीं बनाया जा सकता, चाहे वो युद्ध में ही क्यों न पराजित हो जाए। अब हम अरस्तु के दासता सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं के बारे में देखते हैं कि क्या क्या इनकी आलोचनाएं हैं। पहली आलोचना है, मानव समाज का विभाजन संभव नहीं है। मानव समाज का विभाजन असंभव। देखिए अरस्तु कहता है कि प्रकृति कुछ व्यक्तियों को विवेकशील बनाती है और कुछ व्यक्तियों को विवेकहीन बनाती है। जो व्यक्ति विवेकशील होते हैं वो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और जो व्यक्ति विवेकहीन होते हैं वो शारीरिक रूप से बलवान और पुष्ट होते हैं। तो इस प्रकार से गुणों के आधार पर, विवेकशील और विवेकहीन के आधार पर हम मानव का विभाजन नहीं कर सकते। हम इस बात का पूर्णतः से निर्धारण नहीं कर सकते कि कौन व्यक्ति विवेकशील है और कौन व्यक्ति विवेकहीन है। तो इस प्रकार से मानव समाज का विभाजन है वो असंभव है। दूसरा, ये अरस्तु की धारणा है, ये स्वतंत्रता और समानता के विरुद्ध है। स्वतंत्रता एवं समानता के विरुद्ध। देखिए वर्तमान लोकतांत्रिक राज्यों के अंदर स्वतंत्रता और समानता दो मूलभूत आधार हैं। हम आज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जी रहे हैं और इसमें स्वतंत्रता और समानता हर लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूलभूत आधार है। परंतु अरस्तु ने ये दासता का सिद्धांत प्रतिपादित करके स्वतंत्रता और समानता दोनों को खत्म कर दिया है। इसलिए इस धारणा की काफी आलोचना की गई, क्योंकि ये स्वतंत्रता और समानता जो व्यक्ति के प्राकृतिक जन्मसिद्ध अधिकार हैं उनको खत्म कर देता है। इसलिए अरस्तु के दासता सिद्धांत की आलोचना की जाती है। तीसरा, इसकी आलोचना की जाती है जातीय अहंकार से परिपूर्ण है। जातीय अहंकार से युक्त। देखिए अरस्तु कहता है कि यूनानी व्यक्ति हमेशा से ही बुद्धिमान होता है। यदि वो युद्ध में पराजित हो जाए तो भी उसे कानूनी या वैधानिक दास नहीं बनाया जा सकता। तो अरस्तु की ये जो धारणा है ये जातीय अहंकार से युक्त दिखाई देती है, क्योंकि वो हमेशा से ही यूनानी लोगों को विवेकशील मानता है और उनको दास न बनाए जाने के संबंध में अपना मत प्रकट करता है। तो अरस्तु की जो दासता की जो धारणा है वो जातीय अहंकार से युक्त है। चौथी इसकी आलोचना की जाती है विरोधाभासी अवधारणा। देखिए अरस्तु कहता है कि दासता नैतिक है और वो ये तर्क देता है कि यदि दास स्वामी के साथ रहेगा तो उसमें कुछ न कुछ विवेक या बुद्धि का विकास हो जाएगा। एक और अरस्तु ये कहता है कि दासता प्राकृतिक है। प्रकृति कुछ व्यक्तियों को बुद्धिहीन पैदा करती है, उनमें कोई विवेक नहीं होता, विवेक से शून्य होते हैं, बुद्धि से हीन होते हैं। जबकि दूसरी ओर दास ये कहता है, अरस्तु ये कहता है कि यदि दास को विवेकशील व्यक्ति के पास रखा जाए, स्वामी के पास रखा जाए, तो उसमें कुछ न कुछ गुणों का या उसके अंदर बुद्धि का विकास हो जाता है। अरस्तु एक ओर तो ये कहता है कि वो बुद्धिहीन व्यक्ति है और दूसरी ओर कहता है कि वो अच्छे व्यक्तियों के पास रहेगा तो उसमें विवेक पैदा हो जाएगा। तो जो व्यक्ति जन्म से विवेक शून्य है उसमें किस प्रकार से विवेक पैदा किया जा सकता है, ये बात विरोधाभासी है। और यदि उसमें विवेक पैदा ही कर दिया जाए तो उसे दास नहीं बनाया जाए, बल्कि उसके लिए अच्छी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करके उसके जीवन को संवारने का कोशिश की जानी चाहिए। इस प्रकार अरस्तु ने अपने समय में ये धारणा प्रतिपादित की थी। वो उस समय की परिस्थितियों के ऊपर आधारित थी। उस समय की यूनान के नगर राज्यों की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक थी। परंतु आज के समय में अरस्तु की ये जो दासता की धारणा है वो पूर्णतः त्याज्य है। आज लोकतांत्रिक व्यवस्था
हर व्यक्ति की स्वतंत्रता समानता में विश्वास किया जाता है, हर व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने की कोशिश की जाती है। तो अरस्तु जैसे मनीषी ने ये जो धारणा दी है ये आज आलोचनाओं से पूरी तरह से युक्त है और आज की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अरस्तु की इस धारणा का कोई महत्व नहीं है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम किसी अन्य टॉपिक के ऊपर अध्ययन करेंगे।